पढ़ चुके हैं सब लोग? ठीक है, 9th क्लास में पढ़ना था न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इससे पहले हम लोग जो देखे वो क्या था, लास्ट क्लास में हम लोग देखे मोमेंटम, और उसी से कनेक्टेड है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व कब रहेगा, मतलब वो लॉ कब फॉलो होगा, जब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो उसके कारण बॉडी का मोमेंटम कहीं चेंज नहीं होगा, इनिशियल पोजीशन पे जो मोमेंटम है टोटल वही फाइनल पोजीशन पे भी होगा। तो मोमेंटम कहीं से भी चेंज नहीं करेगा, इनिशियल में जितना है फाइनल में भी उतना होगा। ये तब होगा जब बॉडी पे नेट फोर्स 0 है। मान लीजिए सपोज करें बॉडी रेस्ट पर है और उस पर नेट फोर्स 0 है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? यदि बॉडी रेस्ट में है और उस पर नेट फोर्स 0 है, तो चूंकि बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम तो 0 ही है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया तो मोमेंटम 0 हो गया। मास तो 0 नहीं हो सकता है क्या? 0 मास का पार्टिकल आपने देखा है अपने जीवन में? एक ऐसा पार्टिकल या एक ऐसा बॉडी जिसका मास 0 हो? नहीं। तो मास तो होगा ही होगा, जिसका मास नहीं होगा उसको हम देख ही नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रॉन को देखे है ना? इलेक्ट्रॉन को तो आप लोग देखे होंगे, हरा रंग का होता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से तो आपको वो दिखेगा, और उसमें भी बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे तब दिखेगा वो। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है पता है किसी को? आगे जाके आप पढ़ेंगे, ठीक है, ये पढ़ना है। तो जैसे एक प्रोटॉन का मास 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, बहुत ही छोटा, नेग्लिजिबल अमाउंट। ठीक है, लेकिन मास है। तो ऐसे ही हम लोग किसी भी ऐसे बॉडी के बारे में हम लोग यदि जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उसके पास मास होगा और वो 0 नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, वेलोसिटी 0 हुआ तो मोमेंटम 0 हो गया। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है कि यदि कोई बॉडी पे नेट फोर्स 0 नहीं है तो बॉडी का स्टेट मेंटेन नहीं रहेगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यानी बॉडी अपने जो स्टेट में है उस स्टेट को मेंटेन नहीं रख पाएगा यदि बॉडी पे नेट फोर्स 0 नहीं है। यानी बॉडी पे नेट फोर्स कुछ लग रहा है तो बॉडी अपने स्टेट में चेंज लाएगा ही लाएगा। स्टेट में चेंज लाने का मतलब दो तरह के स्टेट हो सकता है, एक रेस्ट, दूसरा मोशन। तो यदि मोशन है तो उसका स्पीड में चेंजेस आएगा, और यदि रेस्ट पर है तो वो मोशन करने लगेगा। ठीक है, यदि बॉडी पर नेट फोर्स एक्ट कर गया तो। अब आप सोचेंगे एक छोटा सा एग्जांपल देकर के, मान लीजिए सपोज करें, आप अपने डे टू डे लाइफ में देखे होंगे कि मान लीजिए कि ग्राउंड पर एक अलमीरा रखा हुआ है। ठीक है, एक अलमीरा रखा हुआ है। अब इस अलमीरा को आप एक्सटर्नल फोर्स दे करके आप इस अलमीरा को इधर डिस्प्लेस कराना चाह रहे हैं, फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, तो अलमीरा को डिस्प्लेस कराना चाह रहे हैं। कभी ऐसा हुआ होगा घर में, खासकर दिवाली के समय में साफ सफाई होता है तो नहीं होता है, अलमीरा को थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, घसकाते हैं, आपसे नहीं हो पाता है। मान लीजिए आप कोशिश किए, नहीं हुआ, तो आप तो फोर्स तो लगाए उस पर, तो वो फोर्स कहां गया? ऐसा हुआ है? कोई हेवी अलमीरा जिसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, कपड़ा वपड़ा भरा पड़ा है, उसका दरवाजा खोलते हैं सब सामान गिर जाता है, फिर सामान को ठूंसते हैं, फिर दरवाजा बंद कर देते हैं, देखा जाएगा अगले बार फिर इसको ठीक करेंगे, फिर खोलते हैं, फिर सामान गिर जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए पूरी तरह से सामान से भरा पड़ा है अलमीरा और आपको उसको घसकाना है, तो अलमीरा को आपको घसकाने के लिए फोर्स देना पड़ेगा, और वो फोर्स के कारण अलमीरा घस सकता ही नहीं है, वो शिफ्ट होता ही नहीं है, वो डिस्प्लेस नहीं होता है। तो आपने जो फोर्स लगाया वो कहां गया? कहां गया आपके मुताबिक, कहां गया वो फोर्स? बताइए, आप लोगों को क्या लगता है वो फोर्स कहां गया? हाँ, अलमीरा में फोर्स चला गया। तो वो फोर्स अलमीरा में जाने के बाद क्या किया? हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, ये इसके इंट्यूशन मतलब अपने जो लग रहा है इसके, जिसको पूर्वामा क्या बोलते हैं, पूर्व अनुमान बोलते हैं, या फिर जैसे लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो इसने ठीक बोला कि इसको जितना फोर्स चाहिए था इसको डिस्प्लेस होने के लिए, हम उतना फोर्स नहीं लगा पाए। ठीक है, तो हमारा फोर्स गया कहाँ?
जैसे देखिए, मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा एक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अनुसार हम सोचे, उसके अकॉर्डिंग सोचे, एक स्टडी कर रहे हैं हम लोग कि एक अलमीरा है, ग्राउंड फ्लोर पर रखा हुआ है, हम फोर्स लगा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स में फोर्स लगा रहे हैं। तो हमने मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अलमीरा डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो हमने अलमीरा पर नेट फोर्स लगाया क्या? बॉडी पर, अलमीरा, जो अलमीरा है वो बॉडी है, तो बॉडी पर नेट फोर्स लगा है क्या? नेट फोर्स मतलब सारे फोर्सेस का समेशन, सारे फोर्सेस को जोड़ने के बाद जो नेट इफेक्ट आएगा उसको हम लोग नेट फोर्स बोलेंगे। तो अलमीरा पे हमने पॉजिटिव एक्स में मान लीजिए हमने फोर्स जो लगाया एफ बराबर 10 न्यूटन लगाया, तो क्या ये 10 न्यूटन फोर्स जो अलमीरा पे लगा, जो हमारा बॉडी है, जो हमारा सिस्टम है, तो क्या इस पे जो फोर्स लगा है वो नेट फोर्स है या और फोर्सेस मिलकर जीरो हो रहे हैं? जीरो हो रहे हैं। तो और कोई दूसरा फोर्स होगा जो नेगेटिव एक्स में लगेगा और उसका भी 10 न्यूटन वजन होगा, मास होगा, फोर्स होगा। तो यदि कोई दूसरा फोर्स होगा जिसका भी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी तो बैलेंस होगा। कैसे? जैसे हम आपको पहले ही बताए थे, इन लोग के बैच में, आप लोग वीडियो में देखेंगे तो नजर आएगा। तो मान लीजिए सपोज करें कि आप खड़े हैं, ध्यान समझना, आप खड़े हैं, आपका एक फ्रेंड है, उसने अपने आपके इस राइट हैंड को पकड़कर 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक, और आपके एक दूसरे फ्रेंड ने इस लेफ्ट हैंड को पकड़कर इसी डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लगाया। एक 4 ने लगाया, एक 3 ने लगाया, तो आपके बॉडी पर टोटल नेट फोर्स नेगेटिव एक्स में कितना लगा? 7 न्यूटन लगा। 7 न्यूटन लगा ना, तो आपका बॉडी उधर डिस्प्लेस होगा क्योंकि बॉडी पर नेट फोर्स लगा। अब एक दूसरे फ्रेंड ने अपना डायरेक्शन बदल लिया, फर्स्ट फ्रेंड तो इधर ही है, दूसरा फ्रेंड ने इधर डायरेक्शन बदल लिया। अब जो दूसरा फ्रेंड है उसने फोर्स तो वही लगाया 3 न्यूटन, और इधर तो 4 न्यूटन लग ही रहा था, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव एक्स से पॉजिटिव एक्स हो गया। तो अब आपका बॉडी किधर जाएगा? पॉजिटिव एक्स में जाएगा या नेगेटिव एक्स में जाएगा? नेगेटिव एक्स में जाएगा। तो पहले जा रहा था, पहले वाला केस में जा रहा था 7 न्यूटन से, अब कितने न्यूटन से जाएगा? 1 न्यूटन से। क्या सही है? आ? तो 1 न्यूटन 7 न्यूटन से 1 न्यूटन कैसे हो गया? चेंज इन डायरेक्शन, फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही था। सेकंड फ्रेंड इधर भी 3 न्यूटन लगा रहा था, इधर भी 3 न्यूटन लगा रहा है। तो सेकंड केस में अंतर क्या हुआ पहले केस से, कि सेकंड केस में दोनों का डायरेक्शन एक, फर्स्ट केस में दोनों का डायरेक्शन एक था, सेकंड केस में दूसरे ने अपना डायरेक्शन बदल दिया, तो इफेक्ट बदल गया। ठीक है। अब मान लीजिए सपोज करें कि इधर फर्स्ट फ्रेंड 4 न्यूटन लगा रहा है और इधर सेकंड फ्रेंड ने अपना मैग्नीट्यूड बढ़ा लिया, अब वो 4 न्यूटन लगा रहा है, तो इधर भी 4 न्यूटन, इधर भी 4 न्यूटन, तो नेट इफेक्ट कितना? 0। तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। स्कूल में खेलते भी होंगे तो रस्सी वगैरह जो होता है, रस्सी खींचने वाला, तो आपके फ्रेंड, आप लोग ग्रुप 4 लोग मिलकर इधर खींच रहे हैं और 4 बच्चे मिलकर के उधर खींच रहे हैं। यदि दोनों का लगाया गया फोर्स रस्सी पर बराबर है, तो रस्सी के जो सेंटर पॉइंट में जो हम लोग कपड़ा बांधते हैं या फिर कोई भी पॉइंट रखते हैं, वो ना लेफ्ट में जाएगा ना राइट में जाएगा। ठीक है, वो सेंटर पर रहेगा। लेकिन यदि किसी साइड से मान लीजिए ग्रुप ए की तरफ से फोर्स बढ़ गया, तो वो उधर शिफ्ट होगा, और मान लीजिए ग्रुप ए ने फोर्स लगाया और बहुत उधर शिफ्ट हो रहा है, अचानक ग्रुप बी ने छोड़ दिया, तो पहले क्या हो रहा था, समझिए ऐसा क्यों होता है। पहले ग्रुप ए ने लगाया 20 न्यूटन, तो ग्रुप बी ने भी लगाया 20 न्यूटन, तो रस्सी वहीं पर सेंटर पे है, क्योंकि उस पर नेट फोर्स क्या है? 0 है। तो रस्सी मान लीजिए यहां पर है और उसका एक यहां पर, तो यहां पर ग्रुप ए है और यहां पर ग्रुप बी है, तो इसने अपनी तरफ फोर्स लगाया 20 न्यूटन और इसने भी अपनी तरफ फोर्स लगाया 20 न्यूटन, तो दोनों फोर्सेस बराबर हो गए, ये अपनी जगह रहेगा। अगले केस में मान लीजिए ग्रुप ए है, उसने लगाया 30 न्यूटन, ठीक, और ग्रुप बी ने लगाया 20 न्यूटन, तो अब ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट इधर डिस्प्लेस होगा 10 न्यूटन से, होगा ना? होगा कि नहीं होगा? अब यदि हम इसकी बात करें थर्ड केस में, तो थर्ड केस में ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमारा ग्रुप बी है और ये है ग्रुप ए। ग्रुप ए ने अपनी तरफ फोर्स लगाया 30 न्यूटन और ग्रुप बी ने भी अपनी तरफ 30 न्यूटन फोर्स लगा दिया। तो ये केस फर्स्ट, केस सेकंड और ये है केस थर्ड, 3 अलग अलग केसेस हुए।
तो पहले केस में आपको क्या दिख रहा है? पहले केस में ग्रुप ए ने जितना लगाया, ग्रुप बी ने उतना ही लगाया, तो क्या ये सेंटर पॉइंट कहीं जाएगा? वहीं रुकेगा। ठीक। दूसरे केस में क्या हुआ? ग्रुप ए ने फोर्स बढ़ा दिया, तो 30 न्यूटन लगाया और 20 न्यूटन ग्रुप बी ने लगाया, तो अब रस्सी का सेंटर पॉइंट किधर डिस्प्लेस होगा? ए की तरफ। और कितने फोर्स से? तो ये 10 फोर्स जो है ना, यही नेट फोर्स है। नेट फोर्स मतलब 30 प्लस 20 करने से जो आया। अब 30 प्लस 20 करने का नियम क्या है कि यदि पॉजिटिव एक्स में फोर्स लग रहा है तो उसको हम प्लस मानेंगे, और नेगेटिव एक्स में फोर्स लग रहा है तो उसको हम माइनस मानेंगे। तो +20 -30 तो -10, तो -10 मतलब नेगेटिव एक्स में, तो 10 न्यूटन का ये जो फोर्स हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलेंगे? नेट फोर्स। नेट फोर्स, और ये ही समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस है। समेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है। यहां पर फिर से क्या हुआ? बैलेंस हो गया, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग था। इसका मतलब ये हुआ, केस 1 और केस 3 से हम ये समझेंगे कि यदि सेंटर पॉइंट कहीं डिस्प्लेस नहीं हुआ, इसका मतलब है कि उस पर लगने वाला सारे फोर्सेस का समेशन क्या होगा? 0 होगा। यहां भी 30 न्यूटन प्लस इधर -30 प्लस 30 तो ऐड होकर 0 हो गया। यहां भी वही हुआ। अब उस पर सारे फोर्सेस का समेशन 0 हो रहा है, इसका मीनिंग ये है कि वो फोर्सेस आपस में बैलेंस हो रहे हैं। अब वो उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी रहे, 20 न्यूटन होगा तो भी बैलेंस हो सकता है, 30 न्यूटन होगा तो भी बैलेंस हो सकता है। अब फोर्थ केस में क्या होता है, जो जनरली मान लीजिए यहां पर ग्रुप ए है और ये है ग्रुप बी। ठीक है। अब यहां पर ग्रुप ए में क्या खासियत हो रही है? इसने अपनी तरफ लगाया 30 न्यूटन फोर्स और इसने रिलीज कर दिया। रिलीज कर दिया तो फोर्स यहां पर 0 हो गया, यहां पर फोर्स क्या हो गया? 0 न्यूटन। तो 0 न्यूटन फोर्स हो गया, तो नेट फोर्स बॉडी पे कितना हुआ? 30 न्यूटन का। अचानक 30 हो रहा था, अचानक इसने 0 कर दिया। तो 0 कर दिया तो पहले तो बैलेंस हो रहा था, अचानक इसने 0 कर दिया तो इधर ग्रुप ए जो अपनी तरफ फोर्स लगा रहा था वो कितना का हुआ? 30 न्यूटन का। तो नेट फोर्स 30 न्यूटन का आ गया, जिस कारण से ये बहुत तेजी से पीछे की तरफ गिर जाता है। होता है ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही इसने छोड़ दिया इस वाले ग्रुप बी ने, तो ग्रुप बी ने छोड़ा तो यहां 0 हो गया, तो नेट फोर्स कितना हुआ? 30, और किधर? नेगेटिव तरफ, तो वो उससे डिस्प्लेस हो गया। समझ गए? ये धीरे धीरे छोड़ता तो झटका नहीं आता, लेकिन अचानक छोड़ा, 30 न्यूटन का फोर्स लगा, अचानक रिलीज कर दिया, तो 30 न्यूटन का फोर्स नेगेटिव एक्स में नेट अमाउंट का लग गया, और उस नेट अमाउंट के फोर्स के कारण बॉडी तेजी से उधर मूव किया। समझ गए? समझ पाए इस बात को? तो इससे हमको एक चीज समझना है इन 4 केसेस से। उसमें सबसे पहला ये है कि बॉडी पर यदि फोर्सेस लग रहे हैं और उनका समेशन 0 है तो बॉडी कहीं डिस्प्लेस नहीं होगा, जैसे यहां कहीं डिस्प्लेस नहीं होगा। लेकिन यदि उस पर फोर्सेस लग रहे हैं और उसका समेशन 0 नहीं है तो बॉडी डिस्प्लेस होगा, जैसे यहां। ठीक है। फिर यहां पर क्या हुआ? फिर फोर्सेस बराबर हो गए, इसलिए ये कहीं डिस्प्लेस नहीं होगा, वही रहेगा। और लास्ट केस में अचानक इस साइड का फोर्स 0 हो गया तो नेट फोर्स एक्ट कर गया, तो यहां पर बॉडी, ये जो सेंटर पॉइंट है, बहुत तेजी से लेफ्ट की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। आगे आगे हम लोग धीरे 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 जो वेक्टर्स में ऐड करेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस रेट से वो आगे जाएगा, उस रेट को भी हम देखेंगे। कुछ सेकंड के बाद वो कहां पहुंचेगा ये भी देखेंगे। इस सारा चीज को हम लोग स्टडी करेंगे, और वही क्या कहलाएगा? मैकेनिक्स। ठीक है। तो ये चारों केसेस को आप ड्रॉ कर लीजिएगा। यहां से आपको 2 कंसेप्ट निकल के आएगा। एक तो बॉडी पे नेट फोर्स क्या होता है, और जब नेट फोर्स 0 नहीं होता है तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है। ये चारों केसेस को अलग अलग लिख लीजिए। अब हम लोग इस पे आएंगे, इसको लिख लीजिए, फिर आते हैं इस पर। Magnitude of forces are same and directions are opposite, so the summation of all forces,
at center point O, summation of all forces at center point O is 0, and we can say net force on center point O, and we can say net force on center point O is 0, and we can say the net force at center point O is 0. ठीक है, आगे लिखिए इन केस टू 20 Newton force is acting. In case 2, 20 Newton force is acting in positive x, but 20 Newton force is acting on positive x, but 30 Newton is acting in negative x. So the summation of forces acting in negative x, फास्ट लिखो, थोड़ा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करो, लिखाएगा acting in positive negative x. So the summation of forces बराबर इक्वल टू लिखिए +20 -30. So the summation of forces +20 -30 is equal to -10 Newton, that is 10 Newton force will act, in negative x axis. 10 Newton force will act in negative x axis. ठीक है, केस 3 में लिखने की जरूरत नहीं है. अब केस 4 में आ जाइए, लिखिए इन केस 4 लिखिए, then force in case लिखिए 4, the group B suddenly releases the string. Group B suddenly releases the string, and consequently force towards positive x becomes 0, and consequently force towards positive x becomes 0, and in this case there is net force, and in this case there is net force of -30 Newton. In this case the net force of -30 Newton is acting along negative x axis. ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया. अब इस बात को, ये जो हमने अलग अलग केसेस लिए हैं ना, सब लोग ध्यान से देखिए. अब यहां पर अब इन जो हम लोग केसेस लिए हैं उसके अकॉर्डिंग चले तो जैसे वहां सेंटर पॉइंट O है तो यहां पर अलमीरा है. अब अलमीरा डिस्प्लेस नहीं हुआ है, तो अलमीरा डिस्प्लेस नहीं हुआ फोर्स लगाने के बाद, इसका मतलब है कि वो केस 1 को फॉलो कर रहा होगा या केस 3 को फॉलो कर रहा होगा. ठीक है, क्योंकि कोई बॉडी रेस्ट में रहेगा फोर्स लगाने के बाद भी, इसका मतलब है उस पर सारे फोर्सेस का समेशन 0 हो रहा है, तभी तो वो अपने पोजीशन को मेंटेन रखेगा. जैसे यहां पर ये सेंटर पॉइंट O अपने पोजीशन पे है, ठीक है, यहां पर अपने पोजीशन पे नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि एक फोर्स 10 न्यूटन का नेगेटिव एक्स में एक्ट कर गया, तो ये सेंटर पॉइंट अब इधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा. ठीक है, यहां पर फिर से बैलेंस है,
लेकिन यहां पर फिर से वो लेफ्ट की तरफ 30 न्यूटन से शिफ्ट होगा। मतलब ग्रुप ए के जो लोग हैं वो काफी तेजी से पीछे आएंगे। ग्रुप ए के वो लोग यहां जो केस में है इसमें कम स्पीड से आएंगे। रीजन क्या है कि यहां पर नेट फोर्स 10 न्यूटन का है और यहां नेट फोर्स 30 न्यूटन का है। तो जितना ज्यादा फोर्स लगेगा बॉडी में उतनी तेजी से उसका स्पीड में चेंजेस आएगा। ठीक है, तो अब हमको ये बताइए कि इस केस में, ये चारों केसेस में कौन कौन केसेस होंगे। एक फर्स्ट होगा कि इसका मतलब है कि बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुआ, यानी कि अलमीरा डिस्प्लेस नहीं हुआ, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो केस 1 होगा। उसके बाद केस 3 होगा। केस 2 और केस 4 नहीं हो सकता। रीजन क्या? क्योंकि इन दोनों में नेट फोर्स एक्ट कर जा रहा है, और नेट फोर्स एक्ट कर रहा है तो सेंटर पॉइंट डिस्प्लेस होगा। यहां पर अलमीरा डिस्प्लेस नहीं हुआ है। तो अब इसका मतलब ये चीज, इन केसेस से हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि एक फोर्स जो इस पर पॉजिटिव एक्स में लग रहा है तो एक नेगेटिव एक्स में कोई फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो अलमीरा का हम एक ऐसे पॉइंट पार्टिकल की तरह रिप्रेजेंट करें तो ये जो है F1 फोर्स, जो कि किसने लगाया है, ये कौन, किसने लगाया ये F1 फोर्स? ये F1 फोर्स हमने लगाया है। मतलब F1 फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय ह्यूमन। ठीक है, आदमी के थ्रू, इंसान के थ्रू लगाया गया फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो एक अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा होगा F2, जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन का होगा, तभी तो ये रुका होगा। बात समझ पाए? मान लीजिए आप कहेंगे सर वो 10 ही न्यूटन का क्यों लगेगा? 10 न्यूटन से ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये 10 न्यूटन से कम लगेगा, तो मान लीजिए 5 न्यूटन लगा, तो 5 न्यूटन इधर और 10 न्यूटन इधर, तो ये अलमीरा किधर जाएगा? पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएगा। कौन सा केस होगा? यदि मान लीजिए कि ज्यादा लगा, आपका कहना है कि ज्यादा हो सकता है, तो ज्यादा होगा तो ये 20 न्यूटन हो सकता है। तो 20 न्यूटन नेगेटिव एक्स में लगेगा, 10 न्यूटन पॉजिटिव एक्स में लगेगा, तो अलमीरा आप किधर जाएगा? नेगेटिव एक्स की तरफ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब है अलमीरा पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो बराबर लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और बराबर लग रहे हैं, तभी तो वो रुका हुआ है। आपने अलमीरा पे फोर्स लगाया लेकिन वो डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, ना आपसे दूर गया ना आपकी तरफ आया। इसका मतलब है उस पर सारे फोर्सेस ऐड करने पे 0 हो रहे हैं। तो आपने एक फोर्स लगा दिया, एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा, तो हमने कहा, आपने कहा कि हो सकता है वो ज्यादा लगेगा या कम भी लग सकता है, दोनों हो सकते हैं। दोनों केस में मैंने बता दिया कि आपको ये केस फॉलो हो जाएगा तो बॉडी डिस्प्लेस कर जाएगा। इसका मतलब है कम ज्यादा नहीं, उतना ही अमाउंट का फोर्स लगा है। तो ये फोर्स कौन लगाएगा? F2 अमाउंट का फोर्स कौन लगाएगा? हमने तो नहीं लगाया, अलमीरा लगाएगा। देखिए सिस्टम है हमारा अलमीरा, और हमने कल पढ़ा है कि सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस कंसीडर करेंगे यदि हम सिस्टम ले रहे हैं तो। मतलब समझे, वंस वी हैव डिसाइडेड particular geometry or particular section as a system, then we will bother about the forces which is acting on the system. We are not going to take care of forces which is been applied by the system. जो फोर्सेस सिस्टम के थ्रू लगाए जाएंगे हम उसकी स्टडी नहीं करेंगे, सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस को हम स्टडी करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आगे पूरा का पूरा मैकेनिक्स इसी पर बेस्ड है, पूरा डायनेमिक्स इसी पर बेस्ड है, रोटेशनल मोशन, एसएचएम सब कुछ इसी पर बेस्ड है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेस को कंसिडर करना है, सिस्टम जो फोर्सेस लगा रहा है उसको हमको कंसिडर नहीं करना है। तो अलमीरा हमारा सिस्टम है, तो अलमीरा जो भी फोर्सेस लगाएगा वो फोर्स को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अलमीरा किस में फोर्स लगाएगा? ह्यूमन हम पर लगाएगा या तो ग्राउंड पे लगाएगा, यही लगाएगा। हमें उसको फोर्स को कंसिडर नहीं करना है। हमें कौन से फोर्सेस कंसिडर करने हैं? जो सिस्टम पर लगेंगे। तो जैसे हमने अलमीरा पर फोर्स लगाया तो हमने उसे कंसिडर किया, अलमीरा जो फोर्स हम पे लगाएगा हम उसको कंसिडर। ठीक है, अब आइए, तो ये जो फोर्स F2 है, F1 तो जो हमने लगाया वो है, F2 कौन सा हो सकता है? पढ़ा है आपने, कौन सा हो सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है क्या? लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बोलिए।
क्या आप लोग को लग रहा है कि ये जो क्लास है ये इफेक्टिव क्लास लग रहा है, कुछ नॉलेजेबल क्लास लग रहा है? Although we are dealing with the concept of class 9th, but still it is one of the very informative class, I think. क्या? क्योंकि आप सब लोग इसका रीजन जान रहे होते तो बताते मुझे। कोई बता सकता है आप लोग में से रीजन इसका? बहुत ही आप उस रीजन को अच्छे से जानते हैं। You are completely aware with this particular reason, but currently you are not co-relating with this concept. अपने आप को co-relate नहीं कर पा रहे हैं। आप अच्छे से जान रहे हैं वो रीजन, जस्ट हम बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है, ठीक है? क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट कहां से आए हैं? 9th क्लास के। लेकिन हम लोग इसको एक लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको आगे के टॉपिक्स में दिक्कत ना हो। आप देखेंगे आगे जो भी स्टूडेंट्स आएंगे ना, उन्होंने यदि ये लेक्चर्स को मिस किया है या इस तरह के लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं, उनको आगे बहुत दिक्कत आएगी। आप देखेंगे, ये चीज को देखिएगा आपको, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी एडमिशन लिए हुए हैं लेकिन वो रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि रिजल्ट्स हो जाएगा सर, फिर हम आराम से एडमिशन ले लेंगे तो हम आएंगे। क्योंकि उनके अब तो कॉलेज में तो एडमिशन होता नहीं है। आपका +2 में एडमिशन होगा तो किस में होगा? स्कूल्स में होंगे। आज ज्यादातर बच्चे 10th के बाद बिहार बोर्ड में स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं, ज्यादातर, सब नहीं लेकिन ज्यादातर लेते हैं। तो उनका काउंसलिंग चल रहा है अभी। रिजल्ट्स जो सीबीएसई का रिजल्ट अवेटिंग है, आप लोग में से बहुत सारे का रिजल्ट अवेटिंग है अभी, तो वो आएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग स्कूल्स में एडमिशन लेंगे। ये प्रोसेस है, तो वो लोग अभी रुके हुए हैं इस चीज के लिए, ठीक है? तो मेरा ये कहना है कि अभी आप इसको ध्यान से समझिएगा कि अलमीरा पर एक कोई ऐसा फोर्स, अब तक हम लोग ने जो कंक्लूड किया, वो कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है कि अलमीरा पर एक फोर्स नेगेटिव एक्स में लगेगा। दैट इज क्लियर कि एक फोर्स नेगेटिव एक्स में लगेगा। ऐसा नहीं होगा तो ये अलमीरा डिस्प्लेस कर जाता, लेकिन अलमीरा डिस्प्लेस नहीं किया, इसका मतलब एक फोर्स नेगेटिव एक्स में लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10 न्यूटन, ठीक? अब वो फोर्स कौन सा है? ग्राउंड और अलमीरा के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है? हाँ या ना बोलिए। क्या आप लोगों ने फ्रिक्शन फोर्स सुना है? घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा है ना? तो यदि अलमीरा इधर डिस्प्लेस होगा, टेंडेंसी इस फोर्स के कारण अलमीरा इधर डिस्प्लेस होने की कोशिश करेगा, तो ग्राउंड अलमीरा पर नेगेटिव एक्स में, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अलमीरा किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स में। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अलमीरा पॉजिटिव एक्स में जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उस पर पॉजिटिव एक्स में फोर्स लग रहा है। लेकिन वो अलमीरा पॉजिटिव एक्स में नहीं जा पाएगा क्योंकि ग्राउंड उस पर नेगेटिव एक्स में फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो कि अलमीरा और ग्राउंड के कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड करेगा। दोनों के बीच में कैसा रफनेस है उस पर डिपेंड करेगा। आप इमेजिन करें कि ये अलमीरा के नीचे हमने व्हील्स, रोलर्स लगा दिया हो, मान लीजिए रोलर्स लगा दिया, तो आप उसको डिस्प्लेस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो क्या चीज कम कर दिया आपने? फ्रिक्शन कम कर दिया। You have minimized the friction force. That's why you are more comfortable to displace the almirah in positive x direction. समझ पाए इस बात को? तो क्या चीज ने उसको रोका? That particular force is known as friction force. फ्रिक्शन फोर्स उसने रोका। अब इसको मिनिमाइज करेंगे तो हम अलमीरा को हल्का सा भी डिस्प्लेस करके, जैसे क्या होता है, आप ऐसा समझिए कि यदि किसी हेवी सामान के नीचे रोलर्स लगे होते हैं, उसको डिस्प्लेस करना आसान होता है। ट्रॉली बैग वगैरह, ये देखिए ट्रॉली बैग जो आपको लिफ्ट कीजिएगा तो वजन बहुत ज्यादा होता है, आप लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके अंदर व्हील लगा हुआ है, आपको स्लाइड कर सकते हैं उसको, ठीक है? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है? वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसमें जब फ्रिक्शन चैप्टर आएगा। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया ये बात कि फ्रिक्शन फोर्स वाज द बेसिक कॉज थ्रू विच द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द अलमीरा इज 0, और वो 0 रहा। अब यदि हमको उस फ्रिक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड को से ज्यादा करना है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है मान लीजिए 20 न्यूटन, तो आपको अलमीरा को डिस्प्लेस करने के लिए मिनिमम 20 न्यूटन की जरूरत पड़ेगी। 20 न्यूटन फोर्स से कम देंगे तो वो डिस्प्लेस नहीं होगा, ठीक है? आप 25 न्यूटन देंगे, डिस्प्लेस होगा। समझ पाए इस बात को? तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा, इसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की खासियत क्या है? जस्ट एक लाइन में लिख देते हैं, ऑलवेज, ऑलवेज अपोजेस
रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अलमीरा पॉजिटिव एक्स में जाएगा तो फ्रिक्शन नेगेटिव एक्स में लगेगा। मान लीजिए अलमीरा नेगेटिव एक्स में जाता तो फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव एक्स में लगता। तो फ्रिक्शन फोर्स इस बात पे डिपेंड करेगा कि रिलेटिव मोशंस किधर हो रहे हैं। इधर इस केस में पॉजिटिव एक्स में हो रहा है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव एक्स में लगा, और यदि आप यहां आकर के इस डायरेक्शन में आकर इधर फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव एक्स में लगेगा। समझ गए इस बात को? क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो बोलिए। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग पॉइंट है उसको आपको नोट डाउन हम करा देंगे, उसको ध्यान में ये रखना है कि कोई भी बॉडी यदि अपने स्टेट को मेंटेन रखे हुए है इसका मतलब है उस पर नेट फोर्स क्या है? जीरो है। यदि वो रेस्ट पर है और रेस्ट पे बना हुआ है इट मींस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, एंड इफ द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी that is a state of motion. If the body is moving with constant velocity it means body is performing uniform motion, uniform velocity motion. So in this particular case also the net force on the body will be zero. If we execute net force on the body in the case of uniform motion, body's motion will not be uniform, its velocity will change. और यदि बॉडी का वेलोसिटी चेंज किया तो क्या आएगा? विच फिजिकल क्वांटिटी विल कम इनटू फीचर इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल चेंज? एक्सेलरेशन। ठीक, क्योंकि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई डेल्टा टी। इट इज सिंपली रिटन एज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यू क्या है? बताओ। इनिशियल वेलोसिटी। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ध्यान समझिए यहां एक पॉइंट लिख रहे हैं यू, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किस टाइम पर? एट टाइम टी आई। टी आई मतलब इनिशियल टाइम। समझे? इसको इस तरह से बाइफर्गेट करके आप अलग अलग पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा, आप क्वेश्चन के फंडामेंटल को समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर पाएंगे। आप जो जो चीज हम कह रहे हैं बस उतना पे आप करेंगे, आपका एक क्वेश्चन किसी भी टेस्ट में किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस अप्रोच की जरूरत है, वो अप्रोच आपका सही रहेगा, यू विल बी टॉप ऑफ योर एग्जाम। आप अपने एग्जाम में टॉप रहेंगे। 2003 में जब मैंने +2 पास किया था तो उसमें उस समय मुझे अपने सब्जेक्ट पर पूरी तरह से पकड़ नहीं था, बस क्योंकि मेरा फंडामेंटल्स थोड़ा सा मतलब कि सही नहीं रह गया। तो मेरा 2003 में जे मीन्स में नहीं हुआ था। फिर मैंने उसको सुधारा, 1 साल के अंदर मैंने उसको उस पर बहुत ज्यादा वर्कआउट किया। एस.सी. ब्रह्मा बुक्स और बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं उसको मैंने बनाया, तो मेरा फंडामेंटल स्ट्रांग हो गया। तो फिर जेई मीन्स मेरा क्वालिफाई हो गया। ठीक है, फिर मुझे पुणे का कॉलेज मिला, वहां से मैंने 4 साल बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। एनआईटी जमशेदपुर से मेरा एमटेक हुआ मशीन टूल डिजाइन में। मशीन टूल डिजाइन समझते हैं आप? हाँ, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मशीन टूल डिजाइन? डिजाइन को छोड़ दीजिए, मशीन टूल। मशीन टूल इज सच काइंड ऑफ मशीन विच प्रोड्यूसेस मशीन। समझ पाए? ऊपर से निकल गया, सह पा रहे हैं मेरी बात को? एक ऐसा मशीन जो मशीन के पार्ट्स बना के देता है और वो असेंबल्ड होकर के मशीन बनता है। जैसे कोई कार या बाइक देखते हैं, दीज आर मशीन्स। वी यूज टू गिव अ पर्टिकुलर इनपुट फॉर द मशीन, एंड बाय गिविंग पर्टिकुलर इनपुट इट गिव्स अ पर्टिकुलर आउटपुट, डिजायरेबल आउटपुट। सपोज हम साइकिल चला रहे हैं, पैडल हमने मारा ताकि साइकिल आगे चले, साइकिल पीछे आने लगे तो कैसा लगेगा आपको? That is not a desirable output. It is output, but it is not desirable output. Once we have given the input to the system, system will give positive output. That's why it is called machine. Machine basically reduces human effort in terms of physical activity,
we are calling it mechanical machine. In terms of physical logical ability, in terms of reduces logical effort, that is called electronic machine, like smartphone, laptop, and other gadgets. These are the example of electronic machines, because these gadgets reduces mental uh, what can say mental वर्क को इजी करता है। ये मैकेनिकल वर्क को इजी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैकेनिकल मशीन। सो आई हैव बीन स्पेशलाइज्ड इन मैकेनिकल मशीन। ठीक है, कभी आप आएंगे ऑफिस में बैठेगा, आप ड्राइंग दिखाएंगे, उस ड्राइंग का आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, I have given 8 years for making this particular drawing, and I have given at least 10,000 hours to understand and to make engineering drawings, machine drawings। हम लोग जब 4 साल पढ़े थे बीटेक में, तो हर सेमेस्टर में हम लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाने होते थे, बड़े बड़े ड्राइंग्स बनाने होते थे। ठीक है, और वो ड्राइंग्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट उस ड्राइंग को रीड करता है, उस ड्राइंग को इवेल्युएट करता है, उसके अकॉर्डिंग वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिसाइड करता है कि मेटल कटिंग ऑपरेशन होगा, कास्टिंग होगा, फोर्जिंग होगा, फ्रेश टूल होगा, कौन सा ऑपरेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग वो उसको बनाते हैं। फाइनली दैट मशीन पार्ट बीन असेंबल्ड अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, एंड दैट मशीन कम इनटू मार्केट। आप उसको एंजॉय करते हैं, कार को, लग्जरी कार, आप हेवी ड्यूटी कार्स जो भी हैं उसको एंजॉय करते हैं। हैव यू सीन एनी फाइटर एयरक्राफ्ट सो फार? आपने कभी देखा है फाइटर एयरक्राफ्ट? नहीं देखा है? देखे हैं? कमर्शियल एयरक्राफ्ट देखे हैं? कमर्शियल एयरक्राफ्ट ये सारा चीज बनाया हुआ है, मशीन है, ह्यूमन बॉडी से हम लोग ने बनाया है, मैकेनिकल इंजीनियर्स ने बनाया है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जो लोग हैं उन्होंने बनाया है। ठीक है, इसरो का नाम सुने हैं आप लोग? चंद्रयान 3, उसके लिए जो रॉकेट बनाया गया PSLV, ये सब सुना है आप लोग ने? ये सारी चीजों पर 2 साल तक डिस्कशन होगा, ताकि आप समझ पाए कि फिजिक्स का एप्लीकेशन कहां कहां है, फिजिक्स का एक्सपोजर कहां कहां है। जहां आप सोच नहीं सकते हैं वहां वहां भी है। आप जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, दैट इज मेड ऑफ फिजिक्स एप्लीकेशन, फिजिक्स के ही एप्लीकेशन से बना है ना, है कि नहीं? आप उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके रीजंस नहीं जानेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं वो ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं कि जो एक पढ़ा लिखा नहीं बच्चा है वो भी उसको यूज कर रहा है। ठीक है, मेरी बेटी ABCD कुछ नहीं जानती है, लेकिन वो पूरा स्क्रॉल करके वो ओपन करेगी, यूट्यूब ओपन करेगी और ऐसे उसमें बोलेगी पापा वाला वीडियो, उसको पापा वाला वीडियो आ जाता है, उसमें मेरा वीडियो आ जाता है, क्योंकि वो AI है, उसने रीड कर रखा है। और जैसे उसने वीडियो किया और ट्रेंड में मेरा वीडियो दिखा रहा है, तो उसके बाद फिर उसने बोला, और जब उसने स्पीकर में बोला तो उसने बहुत सारे वीडियोस दिए, तो उसमें से उसने मेरे वीडियो को क्लिक किया, तो AI ने उसको रीडायरेक्ट कर लिया। अब वो जो भी बोलती है कि पावल वीडियो, तो वो वीडियो आ जाता है। देखिए कितना एक्सपर्ट है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सिर्फ कुछ मत कीजिए, आप यूट्यूब या गूगल पे ना सर्च कीजिए। मान लीजिए सपोज करिए आप एक जूता लेने का मन है, तो आप एक जूता के लिए सर्च कीजिए, उसके बाद आप बंद कर दीजिए फोन, उसके बाद शाम के समय में या दोपहर के समय में या अगले दिन देखिएगा सिर्फ जूता के आपको वीडियोस नजर आने लगे। वो AI है, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपके माइंडसेट को रीड कर रहा है। हुआ है ऐसा कभी? देखा है आप लोग ने? होता है ये चीज। कहां से आया? किसने बनाया? इंजीनियर्स नहीं तो बनाया होगा, हाँ? रोबोट अब देखते हैं, वो सब इंजीनियर्स नहीं बनाए। समझ गए? अपने बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करके, अभी हम लोग फंडामेंटल में हैं, इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वहां पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। इसमें ये, हाँ बोलिए। हाँ, जब एक ब्लॉक रेस्ट होगा तो वो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाएगा, या अलमीरा तो रेस्ट करेगा। नहीं, यदि हम ऐसा कहीं होंगे, मान लीजिए, हमको याद तो नहीं है, यदि कार मूव कर रहा है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स जो कि रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो कार यदि पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव एक्स में लग रहा है, हम यही बताए थे। ठीक है, उसके बाद क्या मैंने बोला था कि कोई बॉडी रेस्ट में रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा।
नहीं, हम या तो ये बोले होंगे कि अभी फ्रिक्शन फोर्स को इग्नोर करना है, या हम उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे। यदि तुमको ऐसा लगता है कि हम बोलेंगे ऐसा, तो उसको सुधार लेते हैं। कोई भी बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही लगेगा। कब? जब रिलेटिव मोशन की बात आएगी तब। जहां मान लीजिए अलमीरा पर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, अलमीरा वहीं पर रुका हुआ है, तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अलमीरा को मोशन कराने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं, और जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। समझ पाए? कंफ्यूजन हुआ जो? जैसे कार रुका हुआ है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। कार पर फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा? जब कार पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। और वो कौन लगाएगा? जब आप कार स्टार्ट करेंगे इंजन, तो इंजन का जो शाफ्ट है वो रोटेट करेगा तो व्हील को रोटेट कराना चाहेगा, तो वहां रिलेटिव मोशंस डेवलप हुआ। जब रिलेटिव मोशंस डेवलप होगा वहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। जैसे मान लीजिए कभी आपने कहीं फिल्म में, कहीं वीडियो में, या अपने डे टू डे लाइफ में, या कभी भी ऐसा देखा है कि कार या जीप का व्हील कीचड़ में फंस गया हो? देखा है? और व्हील घूम रहा है, तो साथ में जो उसके कांटेक्ट में कीचड़ है उसको भी वो बाहर फेंक रहा है। ऐसा देखा है आपने कभी डे टू लाइफ में? तो क्या हुआ, यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो वो जो कीचड़ में फंसा है व्हील, वो साथ में कीचड़ को क्यों फेंक रहा है? क्योंकि वो अपने साथ कांटेक्ट में जो भी मटेरियल्स है उसको फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ। लेकिन जब वो ग्राउंड पे आ जाता है तो वो फोर्स तो लगाता है उस पर भी है, लेकिन वहां कीचड़ नहीं है, इसीलिए वो आगे डिस्प्लेस नहीं होता है। तो वो डिस्प्लेस नहीं हुआ तो रिएक्शन दे दिया, रिएक्शन के तौर पर आप पर फोर्स लगा और आप आगे बढ़ गए। समझ गए? बॉडी रेस्ट पे रहेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर तो एक फोर्स लग रहा है, इस कारण से इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगा। ठीक है, अब यहां आइए, देखिए यहां पर u इनिशियल वेलोसिटी है एट टाइम t1। इनिशियल टाइम t1 पर जो बॉडी के पास वेलोसिटी है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? u। इन जनरल फिजिक्स में जो हम लोग 2 साल पढ़ेंगे उसमें u से हम बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी को दिखाते हैं मैकेनिक्स में। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कब काउंट करते हैं? जब इनिशियल टाइम क्या होता है? इन जनरल 0 होता है, 0 के अलावा भी सकता है, लेकिन जनरली 90% केसेस में 0 होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद, अब v की बात करते हैं। v को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हम कब ले सकते हैं? कोई कहता है कि सर फाइनल वेलोसिटी कब काउंट करेंगे? इनिशियल टाइम के समय जो बॉडी का वेलोसिटी था वो इनिशियल वेलोसिटी था, और वो थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा? इनिशियल वेलोसिटी। बॉडी जिस वेलोसिटी से चला, अब कुछ सेकंड के बाद हम उसका फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन उस केस में इनिशियल वेलोसिटी जब जो था वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब बॉडी का वेलोसिटी चेंज हुआ है टाइम के साथ, तो उसको हमको देखना होगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल टाइम के बाद किसी भी टाइम पर आप वेलोसिटी देखिएगा, वो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा। मान लीजिए इनिशियल टाइम 0 है और आपने देखा कि 1 सेकेंड पर पार्टिकल का क्या वेलोसिटी है। मेरे बात समझ पा रहे हैं? ये फोकस यही है ना, और कहीं जगह नहीं ना फोकस है कि भूख लगा है, काश समोसा मिलता तो खा लेते, ऐसा नहीं ना है। यदि भूख लगा भी हो तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, और रिकॉर्ड तो हो रहा है तो आपको इससे सपोर्ट मिलेगा। मान लीजिए कि आपको ना समझ में आए या बातें नहीं क्लियर हो, क्योंकि ये बातें हम लिखा तो नहीं रहे हैं, तो सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपके साथ जीवन भर रहेगा। ठीक है, जब जब पढ़ाई होगा, डाउट होगी, दिक्कत आएगी, इसको देख सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है जो आपको आपके पढ़ाई को एक रिमार्केबल लेवल पर एनहांस कर देगा, आप इसका बेनिफिट उठाएंगे तो। ठीक है, सबसे प्लस पॉइंट क्या है? आप जिस टीचर से सामने क्लास में पढ़ रहे हैं उन्हीं का वीडियो आपको मिल रहा है, तो ये बहुत तेजी से रिलेवेंट होगा, बहुत तेजी से आपके साथ कनेक्ट होगा। आप ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जिनको आपने कभी देखा भी नहीं, सिर्फ आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप यहां हैं, वो दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, तो उनसे कनेक्टिविटी तो है नहीं आपकी, तो उनसे आपका उस तरह से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा। लेकिन जिनसे आप पढ़ रहे हैं उनका वीडियो आप देख रहे हैं, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगा, और उसके बाद जो भी डाउट है आप पूछ सकेंगे। ठीक है, तो अब मेरा ये कहना है, बात को ध्यान समझिए, कि इनिशियल वेलोसिटी u है, और वो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u कब है? जब t बराबर 0 है, उसको हमने इनिशियल टाइम कहा। अब उसके अलावा कोई भी टाइम पे देखेंगे, मान लीजिए हम 1 सेकेंड पे देखना चाहते हैं कि बॉडी का वेलोसिटी क्या है, तो वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगा उसका।
ठीक है, इनिशियल टाइम को छोड़ करके किसी भी टाइम पर वेलोसिटी देखेंगे, दैट वेलोसिटी विल बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, आप 10 सेकंड पे देखेंगे तो भी फाइनल, 20 सेकंड पे देखेंगे तो भी फाइनल। ठीक है, तो अब यहां पर जो लिख रहे हैं वी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर या फिर एट फाइनल टाइम, किस पर, टी फाइनल। और इसी को हम लोग T2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पर इसको T1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। T1 मतलब इनिशियल टाइम, T2 मतलब फाइनल टाइम। ठीक है, और जो फाइनल टाइम पर वेलोसिटी होगा दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी, एंड एट द टाइम ऑफ इनिशियल टाइम, उस टाइम पे जो भी वेलोसिटी होगा दैट विल बी इनिशियल वेलोसिटी। अब यदि आप समझिए बात को, इसने कैसे कहा एक्सेलरेशन, यदि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी एक है, दोनों सेम है, तो मान लीजिए इनिशियल 20 मीटर पर सेकंड था और फाइनल भी 20 मीटर पर सेकंड हुआ, तो v माइनस यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां लिख सकते हैं इफ v इज इक्वल टू u बराबर 10 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड था, फाइनल वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड हुआ, टाइम के साथ पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। तो हम इसका डायग्राम यदि बनाना चाहें, क्योंकि डायग्राम आपके माइंड में ज्यादा देर तक रहता है, सेंटर पॉइंट ए है, टी इनिशियल बराबर 0 है और कुछ देर के बाद पार्टिकल इस पोजीशन पे आया, इस पोजीशन को बी बोल रहे हैं। ए और बी रिप्रेजेंट क्या करता है, उसका पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ए पोजीशन है, बी दूसरा पोजीशन है। तो यहां बी पॉइंट पर अब यहां T2 है, मान लीजिए 10 सेकेंड। इसका मतलब है पार्टिकल को हमने सेकेंड टाइम, जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया तो वो इनिशियल टाइम 0 था, सेकेंड टाइम ऑब्जर्व किया 10 सेकेंड पर, तो यहां पर जो भी वेलोसिटी होगा दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी। तो यहां पर हम इसको v से डिनोट कर रहे हैं और यहां u से डिनोट कर रहे हैं, और u कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है ना, और v भी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि बॉडी ने या कार ने अपना वेलोसिटी चेंज नहीं किया। जब वेलोसिटी चेंज नहीं किया, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल क्या हो गया, सेम। तो इनिशियल फाइनल सेम हो गया, तो एक्सेलरेशन a बराबर v माइनस यू बाई T2 माइनस T1। तो T2 पता है, T1 पता है, v पता है, u पता है, पुट करेंगे तो v कितना है 10, u कितना है 10, और यहां ये 10 है, तो इनिशियल टाइम सॉरी फाइनल टाइम 10 हो गया 0, तो ये कैंसिल आउट हुआ, 0 आया। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आया, 0। और आपको पता है कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, और यदि एक्सेलरेशन 0 है तो एफ नेट क्या होगा, एफ नेट बराबर 0। एफ नेट 0 होने का मीनिंग क्या हुआ, बॉडी पर फोर्स लग रहा है या नहीं, वेरी गुड। एफ नेट कहने का मतलब बॉडी पर फोर्स लग भी सकता है, बॉडी पर फोर्स नहीं भी लग सकता है, लेकिन यदि लगा है तो सबमिशन सारे फोर्सेस का क्या हो गया, 0। इसलिए बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हुआ, और जब कोई बॉडी पर नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब बॉडी के वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसको हम लोग ऐसे समझे हैं कि एक्सेलरेशन 0 हुआ क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं किया, और एक्सेलरेशन 0 होने के कारण नेट फोर्स 0 हुआ। इसको उल्टा भी हम लोग समझ सकते हैं कि यदि नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, मतलब दोनों एक दूसरे से सही हैं। मतलब नेट फोर्स 0 होने से वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने से नेट फोर्स 0 है। समझ गए, वहां से यहां तक का जर्नी समझ गए। और जब कभी भी आपको किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 नजर आए तो समझिए कि वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रह जाएगा। जैसे यहां 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड से मूव करता रहेगा। अगला हम यदि इसको 12 सेकंड पे भी देखेंगे, 15 सेकंड पे भी देखेंगे, तो ये उसी स्पीड से चलता रहेगा। समझ गए इस बात को। और ये कब संभव है, जब बॉडी पे नेट फोर्स 0 है। उस साइड वाले को उतार लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्वेश्चंस भी इस तरह का नजर आएगा। जैसे देखिए, सीलिंग से कनेक्ट है एक स्ट्रिंग, ठीक है,
और इस स्ट्रिंग पर एक बंदर है। बंदर देखे हैं? लग रहा है? नहीं लग रहा है? मान लीजिए, ठीक है। तो बंदर जो है इस रस्सी पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। मान लीजिए F बराबर 20 न्यूटन फोर्स लगाता है। तो रस्सी पर उसने फोर्स लगाया, दैट इज पार्ट ऑफ एक्शन। रिएक्शन के तौर पर हमारा बॉडी किधर गया, समझ पाए? मान लीजिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से गया v, ठीक है, v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये जो हमको रिएक्शन मिला, जितना अमाउंट ऑफ फोर्स दिया उतना का रिएक्शन मिला, बराबर 20 न्यूटन। ये कौन सा है? ये है फोर्स अप्लाइड बाय मंकी, ठीक है। और ये कौन सा है? फोर्स अप्लाइड, ये होगा एक्शन, ठीक है। और ये होगा, ये फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग ऑन मंकी की स्पेलिंग सही है? ठीक है। ये फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग ऑन मंकी, यहां फोर्स अप्लाइड बाय मंकी ऑन स्ट्रिंग। मैटर समझ पा रहे हैं? बोलिए। एक्शन है और ये क्या है? रिएक्शन। इसका मतलब है कि यदि हम स्ट्रिंग पर नीचे फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक हम ऊपर नहीं जा सकते। तो जो एक्शन रिएक्शन पेयर कहा जा रहा है, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ कहां एक्ट करता है? दो अलग अलग बॉडी पर। न्यूटन्स थर्ड लॉ जो लाइन है उसकी जो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हम बता रहे हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में यदि इस एग्जांपल को देखें तो हम जब तक रस्सी पर नीचे फोर्स नहीं लगाएंगे, रस्सी के रिएक्शन के कारण ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो हमने जो रस्सी पर फोर्स लगाया उसके रिएक्शन के तौर पर रस्सी ने हमें ऊपर लिफ्ट किया। तो यहां पर दो अलग अलग बॉडी होंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा, दो डिफरेंट बॉडी पे लगेगा, उनका फोर्स का नेचर सेम होगा। फोर्स का नेचर सेम होने का मतलब फोर्सेस कितने तरह के हो सकते हैं? अभी अभी तक आप अपने जीवन काल में जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में अब तक कितने तरह के फोर्सेस आपने सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं? बोलो अविनाश। 6? कौन कौन? हाँ, मैकेनिकल फोर्स क्या होगा? मस्कुलर फोर्स। अच्छा, और? वेरी गुड। और भी है? 6 तुम बोले हो। काइनेटिक फोर्स नहीं होता। मैग्नेटिक फोर्स, टेंशन फोर्स, स्ट्रिंग जो रस्सी लगाती है फोर्स, यहां भी जो फोर्स लग रहा है ना वो स्ट्रिंग फोर्स है, टेंशन, ठीक है, समझे? देखिए बेसिकली हम लोग फोर्सेस को दो बेसिक कैटेगरी में ब्रेक करते हैं। जो तुमने बोला बिल्कुल सही है, अच्छा है। दो बेसिक कैटेगरी में हम लोग फोर्सेस को ब्रेक करते हैं। एक होता है जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मींस इफ forces are acting between two bodies and bodies are not in contact, then force is called non contact force. Examples: gravitational force. Gravitational force, पेन को छोड़ेंगे तो पेन क्या अर्थ के कांटेक्ट में है क्या पेन? लेकिन छोड़ेंगे तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा, गिरेगा ही गिरेगा। इसका मतलब है कि बिना कांटेक्ट के लगने वाला फोर्स है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज रिलीज करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या दोनों कांटेक्ट में थे? नहीं। मैग्नेटिक फोर्स, मेटल और मैग्नेट के बीच में लगने वाला, स्पेशली आयरन और मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। तो वहां पर भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये सारे फोर्सेस किसके होंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स की खासियत क्या है कि कॉन्टैक्ट फोर्स
यदि कांटेक्ट में आएगा दो बॉडीज के बीच में तो ही एक्ट करेगा। जैसे स्ट्रिंग और यहां पर मंकी के बीच में क्या हो रहा है, मंकी ने स्ट्रिंग को पकड़ा, कांटेक्ट हुआ, तब उसने फोर्स लगाया। तो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो कांटेक्ट फोर्स के अंदर में आएंगे। ठीक है। अब और क्या है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स मतलब यदि हम इस डस्टर को इस रैक पे ऐसे रख दे रहे हैं तो अब इसके साथ कांटेक्ट में है, तो वेट, इस डस्टर का वेट नीचे लग रहा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और ये जो बेस है इसका, ये डस्टर को ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये कांटेक्ट फोर्स है। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट छोड़ेंगे तो नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो कांटेक्ट में होने के कारण ही नॉर्मल लगा, इसलिए नॉर्मल कैसा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स में आया। फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स दो बॉडी के कांटेक्ट में आने के कारण लगेगा। कोई दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं है तो लगेगा, नहीं लगेगा। उसके अलावा और फोर्सेस कौन से हैं? टेंशन फोर्स, रस्सी से हम पानी निकालते हैं, कुआं देखे हैं आप लोग आज तक? तो कुआं में पानी है, आप एक पुली यूज करते हैं, रस्सी से ऐसा खींचते हैं तो बकेट ऊपर आने लगता है, तो आप रस्सी में फोर्स लगा रहे हैं, रस्सी उस फोर्स के उस बकेट पर फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वहां टेंशन फोर्स होगा क्योंकि रस्सी है वहां। ठीक है। तो इतने बहुत तरह के फोर्सेस हैं, आगे हम लोग और डिटेल में जाएंगे तो बहुत तरह के फोर्सेस देखेंगे। ठीक है। एक हो गया स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स लगाता है जो, नहीं लगाता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कहां देखे हैं आप लोग? हाँ, पेन में। पेन में आप क्या करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं तो वो नीचे जाता है, लॉक हो जाता है। आप अपने बहुत सारे साइकिल में स्प्रिंग लगा होता है, सस्पेंशन वाला साइकिल होता है, या फिर बाइक है, कार है, ऑटो में जिसमें आते हैं उसमें तो सस्पेंशन नहीं, मतलब होता है लेकिन काम नहीं करता, झटका बहुत महसूस होता है। ठीक है। हवाई में देखे हैं? नहीं होता इसमें। ठीक है। कार में होता है, ट्रेन में यूज होता है, ट्रेन में स्प्रिंग लगा हुआ देखे हैं? ट्रेन के व्हील में उसके साथ में कनेक्ट होता है, बड़ा बड़ा स्प्रिंग रहता है, वो ट्रेन ऐसे हिलता है, वो स्प्रिंग उसको बैलेंस करता है स्मूथ मोशन के लिए, नहीं तो सडन इंपैक्ट होगा तो चोट लग सकता है। तो स्प्रिंग फोर्स लगाता है। बहुत तरह के फोर्सेस और भी हैं, डिटेल में पढ़ेंगे तो लंबा समय जाएगा। तो वहां पर मेरा यह कहना है कि एक्शन रिएक्शन पेयर यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ तब एक्ट करेगा जो दो अलग अलग बॉडी के बीच में लगेगा, उनके फोर्सेस का नेचर सेम होगा। जैसे मान लीजिए एक ग्रेविटेशनल फोर्स है तो दूसरा भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है। मान लीजिए एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, दूसरा भी कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, इस तरह का। तो यहां पर एक्शन रिएक्शन में दो चीजें आ गई कि ये एक्शन पेयर रिएक्शन पेयर जो होंगे वो दो अलग अलग बॉडीज पे लगेंगे, साथ साथ नेचर फोर्सेस का सेम होगा, एक ही साथ लगेंगे, और मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। समझ पाए? चार अलग अलग प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है। दो अलग अलग बॉडीज पे लगेगा, नेचर ऑफ फोर्स सेम होगा। तीसरा बोलिए, दो अलग बॉडी पे लगेगा, नेचर ऑफ फोर्स सेम होगा। तीसरा क्या पॉइंट बोले? भूल गए, बोलिए। फोर्सेस का डायरेक्शन अलग अलग होगा, अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, और एक ही साथ लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्शन हुआ है, रिएक्शन होने में टाइम लगेगा। जैसे ही एक्शन होगा रिएक्शन होगा। जैसे हम इस दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाया, तो जब मैंने इसमें फोर्स लगाया तो इस दीवार ने भी मेरे हाथ पर फोर्स लगाया। तो जब इस दीवार पर मैंने फोर्स लगाया, उसके बाद उसने लगाया कि उसी समय लगाया? उसी समय लगा। तो यहां पर एक्शन रिएक्शन पेयर दो अलग अलग फोर्सेस हुए, एक्शन और रिएक्शन। एक्शन मैंने दिया तो रिएक्शन मिला, दो अलग अलग फोर्सेस हुए, अपोजिट डायरेक्शन में हुए, अलग अलग बॉडीज पे लगने वाले हुए, एक ही साथ लगा, सेम नेचर का फोर्स हुआ। समझ गए? ये चार पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, ये फिर से रिपीट होगा आगे जाकर। समझ गए? तो यदि हम न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करेंगे तो हम इन दो चार प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करेंगे। तो यहां पर ये है एक्शन और ये है रिएक्शन। और तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पर जो ये फोर्स होगा F1 इज इक्वल टू माइनस F2।
इसका मीनिंग समझ पे आए? मतलब F1 फोर्स जो लगेगा उस बॉडी पर, तो F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। समझ गए? तो मैग्नीट्यूड उनका बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। और एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होगा? एक्शन रिएक्शन पेयर। तो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होगा? पहला, फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अभी लिखिएगा नहीं, सिर्फ देखिए अभी। डिफरेंट बॉडीज, दो अलग अलग बॉडीज पे लगेंगे। सेकेंड क्या होगा? नेचर ऑफ फोर्सेस विल बी सेम नेचर का फोर्स लगेगा। थर्ड क्या होना चाहिए? सेम नेचर का फोर्स होगा। थर्ड क्या होगा? फोर्सेस विल एक्ट साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, एक ही साथ लगेगा। उसके बाद 4 नंबर पर आएंगे, फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन में क्या होंगे? अपोजिट होंगे। अपोजिट कहने का मतलब देखिए, एक एक्शन जो लग रहा है वो नेगेटिव वाई में लग रहा है, रिएक्शन किधर लग रहा है? पॉजिटिव वाई में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है। जैसे यहां पर हम इस बोर्ड पर फोर्स लगाए, तो फोर्स लगा पॉजिटिव एक्स में, रिएक्शन हुआ नेगेटिव एक्स में। समझ पाए? साथ साथ हुआ, मैग्नीट्यूड सेम हुआ, डायरेक्शन अपोजिट। समझ गए? तो ये 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है, यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ रिप्रेजेंट करता है। समझ पाए? क्लियर है? चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। तो इस केस में देखिए, फ्रिक्शन फोर्स हो गया बॉडी का नेगेटिव एक्स में, बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है पॉजिटिव एक्स में। तो यहां पर इस चीज को समझ सकते हैं कि इधर है बॉडी का वेलोसिटी और अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी के फोर्स है, और इसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन जब भी अपोजिट होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। डिक्रीज हुआ और डिक्रीज होते होते 0 हो गया। ठीक है? तो फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? बोलिए, बोलो, पढ़े हुए थे ना, बताइए। फिजिक्स के बारे में कहा जाता है ये फिजिक्स नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए 2 साल पढ़ना है, हालत खराब कर देगा। ठीक है? फ्रिक्शन फोर्स, यदि कोई बॉडी मोशन कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट होता है। उसका कितना वैल्यू होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आप फिलहाल इतना समझिए, यदि कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स उस पर पीछे की तरफ जो लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स में स्टोन, तो नेगेटिव एक्स में लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मोशन के, कांस्टेंट होगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट होगा, तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या? या एक्सेलरेशन निकालने के एक और तरीके हैं फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए। तो क्या हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा यहां? क्या आपको लगता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? क्या नहीं होगा? कांस्टेंट होगा एक्सेलरेशन। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है। तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए है। जब ये कांस्टेंट है तो A बराबर क्या होगा? F बाई एम। दोनों ही कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। कैसे? यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमारे पास 3 मूल काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं। कौन कौन से? काइनेमेटिक इक्वेशंस कौन कौन से हैं? काइनेमेटिक इक्वेशंस बोलिए। पहला कौन सा है? V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक। ये कब अप्लाई होगा? जब एक्सेलरेशन क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग इस चीज को इंश्योर करें कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं, यदि है तो ही अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो अब यहां पर इसको इनमें से कौन सा इक्वेशन लेके चलेंगे हम? क्यों लेके चलेंगे इसको? क्यों हम इसको लेके चलेंगे? क्योंकि v पता है, u पता है, a पता है, a नहीं पता है, s पता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हमको s पता है, v पता है, u पता है, हमको a निकालना है। तो यहां से निकाल सकते हैं। तो v कितना है 0, u कितना है 20 इंटू 20 स्क्वायर है, और प्लस 2, a हमको पता नहीं है, और s कितना है 50। अब ये वाला टर्म क्या है, ये टर्म कोई भी टर्म इधर आएगा तो ये नेगेटिव होगा, तो -400 डिवीजन में कितना 2 इंटू 50 होगा, ठीक है। तो 2 इंटू 50 मतलब 100 होगा, इज इक्वल टू कितना आएगा a। तो ये हो गया कैंसिल होकर 4, तो a बराबर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं a बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव में लिख सकते हैं। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्सेलरेशन किधर लगेगा? नेगेटिव एक्स में लगेगा, और हम बोले भी थे कि फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव एक्स में लगेगा। तो मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब कि मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि मुझे पता है कि उधर लगेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद निकल के आएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गया नेगेटिव। अब हमको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो F इज इक्वल टू ma। तो फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स F बराबर मास कितना है, एक्सेलरेशन कितना है -4, तो -4 न्यूटन। -4 न्यूटन मतलब नेगेटिव एक्स में लगेगा। आ रहा है क्या आंसर? है, समझ पाए? ये बहुत ही छोटा और बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। इसी से धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा आपका, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन बनेंगे। तो होमवर्क है 30 नंबर क्वेश्चन तक, 21 से लेकर 33 तक सॉल्व कीजिए, और कंप्लीट फंडामेंटल फिजिक्स सेकंड कंप्लीट का हो जाएगा ये। इसके बाद 2 सीट्स और रहेंगे। लिखना है लिख लीजिए।